नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के साथ, जहां पर छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। दूसरे चरण का प्रचार थम चुका है, सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन ही जारी है और कल प्रदेश की 3 सीटों पर वोटिंग होनी है, जहां राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर सीट शामिल है। हाई प्रोफाइल सीट है और मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं पोलिंग बूथों पर मतदान कर्मी जो दल हैं वो रवाना हो चुके हैं और ये कुछ तस्वीरें भी आप देखिए। जब मतदान दल रवाना हो रहे थे, तमाम सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और कड़ी सुरक्षा कांकेर के आसपास के इलाकों में बनाई गई है, ताकि जो ग्रामीण हैं वो बिना किसी डर के घर से बाहर निकले, मतदान करने के लिए पहुंचे। और चूंकि गर्मी को देखकर भी कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं और इस लिहाज से पानी की व्यवस्था, टेंट लगाना, पंखों की व्यवस्था, ताकि जो मतदान करने के लिए आए उन्हें ज्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान की तैयारी जोरों शोरों से है। दूसरे चरण का प्रचार थमा, डोर टू डोर कैंपेन जारी है। कल प्रदेश की 3 सीटों पर वोटिंग होगी। राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर सीट पर वोटिंग होना है। मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग बूथों पर मतदान दल रवाना हो रहे हैं। वहीं आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जहां ये अहम टक्कर तो है ही, वहीं चुनावी माहौल का पारा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और कल यानी कि 26 अप्रैल को ये पारा सारा रिकॉर्ड तोड़ सकता है, क्योंकि कल छत्तीसगढ़ के 3 हाई प्रोफाइल सीट पर चुनाव हैं। महासमुंद, कांकेर और राजनांदगांव में कल वोटिंग होगी और इन तीनों सीट पर करीब 52,84,000 मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। महासमुंद से सबसे ज्यादा 17 प्रत्याशी मैदान में हैं और वहीं राजनांदगांव से 15 और कांकेर से 9 कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं। राजनांदगांव की हाई प्रोफाइल सीट पर सबकी नजर है, क्योंकि यहां से पूर्व सीएम भूपेश बघेल चुनावी मैदान में हैं। उनके सामने बीजेपी से संतोष पांडे हैं। तो वहीं महासमुंद में बीजेपी की रूप कुमारी चौधरी को कांग्रेस के ताम्रध्वज साहू से कड़ी टक्कर मिलने वाली है। कांकेर की बात करें तो बीजेपी के भोजराज नाग और कांग्रेस के वीरेश ठाकुर के बीच मुकाबला है। मतलब कि तीनों सीटों पर सियासत के योद्धा लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में कल का दिन अहम माना जा रहा है। तो देखिए कि 3 प्रमुख सीटें हैं, हाई प्रोफाइल सीटें हैं और यहां पर जो मतदान होने जा रहा है, बड़े योद्धा बीजेपी और कांग्रेस के चुनावी मैदान में है। देखना यह है कि जनता जनार्दन इनके भाग्य का क्या फैसला करती है। लोकसभा के रण में कांकेर से भोजराज नाग बीजेपी के प्रत्याशी, वीरेश ठाकुर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जो कि चुनावी मैदान में उतारे गए हैं और गजब के योद्धा दोनों माने जाते हैं। और चलिए सीधे रुक करेंगे खेम नारायण शर्मा कांकेर से। शेख इमरान गरियाबंद से जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो खेम नारायण आपके पास आते हैं। कड़ी टक्कर है भोजराज नाग और कांग्रेस से वीरेश ठाकुर चुनावी मैदान में हैं और जाहिर सी बात है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुख्य मुकाबला है। 2 बड़े योद्धा चुनावी मैदान में हैं। खेम नारायण जी बिल्कुल, कांकेर लोकसभा में जो है कांग्रेस और भाजपा के बीच ही लगातार कड़ा संघर्ष देखा जा रहा था। पिछला चुनाव भी जो है काफी संघर्ष के बाद जो है बीजेपी ने मात्र 6,000 मतों से जीत दर्ज की थी और जो सांसद मोहन मंडावी हैं वो निर्वाचित हुए थे। और इस बार भी जो है काफी कड़ी टक्कर जो है इस सीट पर देखी जा रही है। वीरेश ठाकुर जो पिछला चुनाव हार चुके थे, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने लगातार हारने के बाद 5 साल तक इस क्षेत्र में अपना दौरा रखा, लोगों से जनसंपर्क किया है और उन्हें दोबारा जो है कांग्रेस ने मौका दिया है और भाजपा से वो सीधी टक्कर ले रहे हैं। वहीं बात करें भोजराज नाग की, तो भोजराज नाग अंतागढ़ जो पिछड़ा क्षेत्र है, विधानसभा है, वहां के पूर्व विधायक भी रहे हैं, बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रहे हैं और तेज तर्रार नेता और सीधा बैगा के नाम से वो जाने जाते हैं और उनके साथ जो है मोदी की लहर भी साथ है। तो इस बीच में जो है दोनों के बीच काफी टक्कर देखी जा रही है। दोनों ने घमासान प्रचार प्रसार भी किया है, लोगों से संपर्क किया है और जो है
अब कुछ ही देर बाकी है, कुछ ही समय बाकी है और कल जो है 26 अप्रैल को मतदान होगा और ईवीएम में इन दोनों प्रत्याशियों के तकदीर का फैसला कैद हो जाएगा और 4 जून को जो है मतगणना में पता चल पाएगा कि ये दोनों में से किसने बाजी मारी है। जी जी बिल्कुल। और साथ ही शेख इमरान का भी रुख करते हैं। शेख इमरान, गरियाबंद में एक बार फिर से रिकॉर्ड बनेगा या कुछ बदल देगी जनता, ये एक अहम सवाल है। जी बिल्कुल, अब प्रत्याशियों का भविष्य का फैसला जो है मतदाता करेंगे और महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में 17 लाख से भी ज्यादा मतदाता है। निर्वाचन आयोग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। मतदान दल जो है वो रवाना हो रहे हैं और गरियाबंद में चूंकि बिंद्रानवागढ़ विधानसभा अति संवेदनशील इलाकों में से आता है तो यहाँ 9 मतदान केंद्र है जो अति संवेदनशील है, जहां आमामोरा और 2 ऐसे पोलिंग बूथ है जहां मतदान दल को हेलीकॉप्टर से 48 घंटे पहले ही रवाना कर दिया गया था। और ये महासमुंद लोकसभा सीट जो है काफी हाई प्रोफाइल हो गया है क्योंकि कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री ताम्रध्वज साहू एक तरफ है तो दूसरी तरफ भाजपा से रूप कुमारी चौधरी जो महिला प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं। अब इन दोनों नेताओं का फैसला जो है वो कल जनता तय करेगी, ईवीएम में कैद हो जाएगा। इसको लेकर तमाम तैयारी पूरी की जा चुकी है। अगर फोर्सेस की बात करें तो गरियाबंद जिले के जो बिंद्रानवागढ़ है यहाँ अभी से ही फोर्सेस जंगल में तैनात है, सर्चिंग तेज कर दी गई है ताकि शांतिपूर्ण माहौल में इस लोकतंत्र के महापर्व में मतदाता हिस्सा ले सके, अपना मत का प्रयोग कर सके। चूंकि अगर दोनों प्रत्याशी की बात करें तो ये अपना पूरी ताकत जो है प्रचार प्रसार जो है किए हैं। अब लेकिन फैसला ये जनता सुनाएगी कि कौन इनके प्रतिनिधि बनता है, कौन सांसद बनता है। लेकिन हम अगर महासमुंद लोकसभा के और समीकरण की बात करें और चूंकि कल ये मतदान होना है, सुबह से तैयारी हो जाएगी। सुबह 7 बजे से 6 बजे तक मतदान होगा और अति संवेदनशील जो मतदान केंद्र है यहाँ सुबह 7 बजे से 3 बजे तक मतदान होगा। और निर्वाचन विभाग अब तमाम सामग्रियों को देकर मतदान दल को रवाना कर रहे हैं ताकि पहले से ही तमाम तरह की तैयारी हो चुकी है। और गर्मी है तो मतदान केंद्रों में टेंट लगाया गया है, पीने के लिए पानी की व्यवस्था की गई है, दिव्यांगों के लिए और भी समुचित व्यवस्था की गई है। तो पूरी तैयारी के साथ इस बिल्कुल बिल्कुल। शेख इमरान, आपको रोकना चाहेंगे, राजनांदगांव से राकेश यादव जुड़ गए। राकेश, चूंकि राजनांदगांव हाई प्रोफाइल सीट है और पूर्व सीएम भूपेश बघेल चुनावी मैदान में है तो जाहिर सी बात है कि इस पर सभी की नजर बनी रहेगी। कैसी तैयारियां देखी जा रही है राजनांदगांव में? जी मैं आपको बता दूं कि आज कृषि उपज मंडी से मतदान दलों को रवाना किया गया है, कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना किया गया है। ये शाम तक अपने अपने स्थान पहुंच जाएंगे। वहीं हाई प्रोफाइल सीट होने के कारण सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। पूरे प्रदेश की नजर इस लोकसभा सीट पे रहेगी, राजनांदगांव लोकसभा सीट पे, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। उनके मुकाबले भाजपा ने संतोष पांडे को खड़ा किया है। वहीं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि राजनांदगांव लोकसभा सीट के लिए 2330 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि नक्सल अति संवेदनशील और संवेदनशील जो मतदान केंद्रों की जो यहाँ संख्या है राजनांदगांव में अधिक है, जहां 339 मतदान केंद्र ऐसे हैं जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा बलों के लिए जो कड़ी चुनौती होगी, जिला प्रशासन के लिए चुनौती होगी, वो इन सीटों पर होगी, क्योंकि मतदान दलों को वहां सुरक्षित मतदान केंद्र ले जाना है और वहां मतदान करा के सुरक्षित मतदान दलों को वापस जिला मुख्यालय लाना है। तो कहीं ना कहीं ये सीट हाई प्रोफाइल जो सीट है वो है ही, लेकिन सुरक्षा बल के लिए कड़ी चुनौतियों के साथ साथ आपको बता दें कि राजनांदगांव का जो मोहला मानपुर जिला है, यहाँ लगभग 237 मतदान केंद्र है, जिसमें 215 जो मतदान केंद्र है वो नक्सल इफेक्टेड एरिया में आते हैं और नक्सल संवेदनशील और अति संवेदनशील इसमें जो शामिल है। तो सबसे जो बड़ी चुनौती होगी वो राजनांदगांव लोकसभा सीट के लिए जो मोहला मानपुर जो जिला है वहां के लिए होगी। और जो मतदान दल है वो यहाँ धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। मतदान दलों को कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान केंद्रों में पहुंचाया जा रहा है मतदान सामग्री के साथ। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका राकेश, आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आप देखिए कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी सामान पहुंचाया जा रहा है, मतदान कर्मी पहुंच रहे हैं और शांतिपूर्ण मतदान हो इसके चलते सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम जवान पहले से तैनात कर दिए गए हैं ताकि जो मतदाता है वो डरे ना घर से निकलने से। और रायपुर से खबर है जहां कांग्रेस पर अरुण साफ का वार, आम लोगों की संपत्ति पर कांग्रेस की नजर है। कर्नाटक में दिखा कांग्रेस का हिडन एजेंडा, लोगों की संपत्ति मुसलमानों को देने की मंशा है। तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा।
प्रकार से कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र और उनका हिडन एजेंडा निकलकर बाहर आया है, लोगों की संपत्ति पर कब्जा करने का, लोगों की संपत्ति पर नजर है, जिस प्रकार से पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को मुसलमानों को देने की योजना बनाई है कांग्रेस पार्टी ने, ये सबके सामने खुलासा हो गया है। जैसा कर्नाटक में इन्होंने किया है पिछड़ा वर्ग के लिए, तो आज ये देश और प्रदेश की जनता के सामने आ गया है और इसलिए कांग्रेस पार्टी को देश और प्रदेश की जनता बुरी तरह से सबक सिखाने वाली है। और अब रायपुर से खबर, जहां राहुल गांधी खड़गे करेंगे प्रचार, तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। 28 अप्रैल को खड़गे आएंगे छत्तीसगढ़। जांजगीर चांपा में मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा होगी। 29 अप्रैल को राहुल गांधी का चुनावी दौरा होगा। बिलासपुर में राहुल गांधी प्रचार प्रसार करेंगे। बड़ी खबर रायपुर से है, जहां पर राहुल गांधी खड़गे करेंगे प्रचार, तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार होगा। 28 अप्रैल को खड़गे छत्तीसगढ़ आएंगे। और अब खबर धमतरी से, जहां पुलिस को चकमा देकर कैदी फरार हो गया। कोर्ट परिसर से फरार हुआ हत्या का दोषी, अदालत ने सुनाई थी उम्र कैद की सजा। पिता की हत्या का दोषी हेमलाल सोरी फरार हुआ है। कैदी की तलाश के लिए पुलिस टीम गठित हो गई है। बोराई थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं धमतरी से, जहां पुलिस को चकमा देकर कैदी फरार हुआ है। कोर्ट परिसर से फरार हुआ था हत्या का दोषी आरोपी। अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। पिता की हत्या का इस पर मामला दर्ज था और कैदी की तलाश के लिए पुलिस टीम गठित कर दी गई है। बोराई थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तो आप ये देखिए कि पुलिस को चकमा देकर कैदी फरार हो गया। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी लापरवाही, क्योंकि अगर कैदी फरार हो जाता है और इतने कड़े सुरक्षा के इंतजाम रहते हैं, उसके बाद भी कैदी फरार हो जाता है, तो एक बहुत बड़ी लापरवाही। पुलिस को चकमा देकर कैदी फरार हुआ। दरअसल अदालत ने इसे उम्र कैद की सजा सुनाई थी। पिता की हत्या का दोषी था हेमलाल सोरी, जो फरार हो गया है। कैदी की तलाश के लिए पुलिस टीम गठित कर दी गई है। इसे जल्द से जल्द खोज निकालने की बात कही जा रही है। बुराई थाना पुलिस ने मामले में संज्ञान लिया है। करीब 7 बजे कोर्ट परिसर से एक कैदी, जिसका उस दिन ही सजा सुनाई गई थी, वह फरार हो गया पुलिस को चकमा दे करके। उसके लिए हमारी टीम लगातार लगी हुई है और थोड़े समय में मुझे पूरी उम्मीद है कि हम उसको गिरफ्तार कर पाएंगे। और संवाददाता अभिषेक जुड़ गया। अभिषेक, कैसे पुलिस को चकमा देकर कैदी फरार हो गया, कहां लापरवाही हुई? ये लापरवाही जो पुलिस की, बोराई पुलिस की जो टीम थी, जो उसे पेशी में अदालत लेकर आई थी, यहाँ पर इसका फैसला सुनाया गया। न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसी बीच उसने मौका पाकर, जो पुलिस वालों की लापरवाही का कहना चाहिए, फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया और पुलिस देखती रह गई। अब धमतरी पुलिस ने फरार आरोपी के लिए अलग से टीम गठित कर दी है और उसे लगातार तलाश किया जा रहा है। धमतरी एसपी ने दावा किया कि जल्द ही फरार आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक जानकारी के लिए। तो दावा किया जा रहा है कि जल्दी से पकड़ भी लिया जाएगा। वहीं अगली खबर का हम रुख करेंगे, बात करेंगे बिलासपुर से अहम खबर की, जहां मछली पकड़ने गए मछुआरों की नाव पलट गई। जी हां, एक मछुआरे ने तैर कर किसी तरीके से अपनी जान बचा ली, दूसरा लापता हो गया। एसडीआरएफ की टीम मछुआरे की तलाश में जुट गई है। तेज आंधी चलने की वजह से पलटी मछुआरों की नाव और इस दौरान अब एसडीआरएफ की टीम लगातार भारी मशक्कत करने में जुटी है कि दूसरा मछुआरा आखिरकार कहां गया और क्या हुआ उसका। संवाददाता उमेश जुड़ गए। उमेश, एक मछुआरा तो तैरकर बच गया, लेकिन दूसरे मछुआरे की तलाश की जा रही है, क्या कोई अपडेट मिल पाया है? बिल्कुल, देखिए अभी भी जो तलाश है वो जारी है। एसडीआरएफ की टीम जो है वो मौके पर वहां पर पहुंची हुई है। डैम के चारों ओर से उस मछुआरे की तलाश की जा रही है। पूरी घटना जो है बीते बुधवार की है और बुधवार के देर शाम ये दो जो है राहुल केवट और पंकज ही मछली पकड़ने गए थे। इस दौरान तेज आंधी तूफान चला, मौसम बदला था, जिसकी वजह से इनकी जो नाव है वो पलट गई बीच डैम में। किसी तरीके से राहुल तो तैर के बाहर निकल गया, लेकिन पंकज जो है वो कल देर रात से लापता है। अभी तक की उसकी तलाश जारी है। क्योंकि अभी भी जानकारी मिल रही है कि एसडीआरएफ की टीम वहां पर मौके पर पहुंची हुई है। बोट के जरिए उसकी तलाश की जा रही है, लेकिन अब तक उसका पता नहीं चल पाया है। कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा हुआ है, जिसको लेकर यहाँ पर पुलिस जो टीम जो है रतनपुर थाने की पुलिस, वो भी वहां पर मौके पर पहुंची। इसके अलावा जिला प्रशासन की जो टीम है वो
भी उस युवक की तलाश कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए उमेश। तो अब देखिए कि अभी भी लगातार तलाश की जा रही है और अभी तक कोई जानकारी फिलहाल दूसरे मछुआरे से संबंधित नहीं मिल पाई है। दंतेवाड़ा में जवान शहीद हो गया। लगातार गश्त के दौरान दुर्घटना हुई और गोली चल गई। डीआईजी दंतेवाड़ा का एक जवान शहीद हुआ। गोली लगने से दूसरा जवान भी घायल हुआ था। दंतेवाड़ा नारायणपुर के सीमावर्ती इलाके का ये पूरा मामला बताया गया है, जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ है। दंतेवाड़ा में जवान शहीद हुआ। दुर्घटना वश गोली चल गई और ये गोली सीधे जवान को जा लगी, जिससे वो शहीद हो गया। एक और जवान को गोली लगी है, वो जख्मी हुआ है, तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया है। डीआईजी दंतेवाड़ा का एक जवान शहीद और एक जवान घायल हुआ है। दंतेवाड़ा नारायणपुर के सीमावर्ती इलाके का ये पूरा मामला सामने आया है। धमतरी में बिस्किट से भरे ट्रक में आग लग गई और आग ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण अज्ञात है। केरे गांव थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया और ये देखिए तस्वीरें आप चूंकि बिस्किट इसमें लोड था और बिस्किट का जितना भी इसमें माल भरा हुआ था वो पूरा जलकर खाक हो गया। दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक दमकल की गाड़ी पहुंचती, आग को बुझाती, तब तक पूरा सामान जलकर खाक हो चुका था। बिस्किट से भरा ये ट्रक था जिसमें अचानक से आग लग गई। और अब बात दुर्ग से बड़ी खबर की, जहां दादी पोती की हत्या मामले में इनाम घोषित किया गया है। हत्यारों का सुराग देने वाले को 25,000 का इनाम दिया जाएगा। दुर्ग रेंज के आईजी ने इनाम देने की घोषणा की है। 6 मार्च को गनियारी गांव में हुई थी दादी पोती की हत्या। वारदात के 1.5 महीने बाद भी पुलिस के हाथ खाली और अब इनाम की घोषणा की गई है कि जो भी सुराग देगा उसको 25,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। दुर्ग का पूरा मामला है। दादी पोती की हत्या हुई थी और ये हत्या क्यों की गई थी, किसने की थी, किस दौरान की थी, क्या कुछ कारण थे, तमाम सवाल लगातार बने हुए हैं। लेकिन पुलिस ने अभी इस पर कोई भी जो आरोपी है ना तो उन्हें गिरफ्तार कर पाई है, ना कोई खुलासा कर पाई और अब आरोपियों के खिलाफ इनाम घोषित किया गया है। पेंड्रा के तराई गांव में एक दुल्हन के दरवाजे से बारात लौट गई। गौरेला थाना क्षेत्र में कोटमी के अमारू से जैसे ही बारात दुल्हन के घर तराई गांव पहुंची, दूल्हे की गर्भवती प्रेमिका भी पीछे पीछे दुल्हन के दरवाजे तक पहुंच गई और दुल्हन के परिजनों को उसने सारी बात बताई। बताया जा रहा है कि युवती और शादी करने जा रहा युवक लंबे समय से रिलेशनशिप में थे और युवती के गर्भवती हो जाने के बाद युवक ने उसे छोड़ दिया, दूसरी शादी करने जा रहा था। मामले का खुलासा होने के बाद मौके पर जमकर बवाल हुआ। मैं इस वक्त खड़ा हूं तराई गांव में, जहां एक शादी का समारोह था और खुशियां तब गम में तब्दील हुई जब यहाँ दूल्हे की बारात आई और बारात के पीछे पीछे उसकी प्रेमिका पहुंच गई और प्रेमिका ने यहाँ झेल झमेले के साथ बताया कि वह दूल्हे से गर्भवती है। इसके साथ ही यहाँ वाद विवाद शुरू हुआ और पुलिस की गाड़ियां बुलाई गई और विवाह का कार्यक्रम उसी समय रुक गया। इसी के साथ ही यह शादी पूरी तरीके से स्तब्ध हो गया, वो बाधित हो गया और बारात वापस चली गई और लड़की को किसी तरह से पुलिस वालों ने यहाँ से लेकर गए और ये पूरा परिवार जो था पूरी तरीके से शादी के साथ तैयार था। पूरे खाने गाने बजाने के साथ सारी तैयारियां हो चुकी थी। चूंकि अब बारात वापस जा चुकी है तो शादी भी पूरी तरीके से कैंसिल है। सुबीर चौधरी, न्यूज़ 18 के लिए गौरेला पेंड्रा मरवाही। पेंड्रा में प्रेमी की शादी में प्रेमिका का जबरदस्त हंगामा देखने को मिला, जहां बारात के पीछे पीछे शादी में पहुंची प्रेमिका, दूल्हे को लगानी पड़ी उठक बैठक। तो आप ये देखिए कि तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं जहां प्रेमी की शादी होने जा रही थी और अब बात कर रहे हैं अंबिकापुर की, जहां जादू टोने के शक में 2 युवकों ने पड़ोसी महिला के घर के सामने हंगामा कर दिया, जमकर हंगामा किया। शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल धौलपुर थाना क्षेत्र के आसनडीह गांव में आरोपी युवक के पिता कुछ दिन से बीमार थे और युवक को पड़ोस में रहने वाली महिला पर जादू टोने का शक था। इसी शक में वो एक अन्य पड़ोसी के साथ महिला के घर के सामने हंगामा करने लगा। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और चलिए अब देखेंगे